जी अस्सलाम वालेकुम. So these are contents of today's lecture. We will start from where we left yesterday. We were talking about norms, or we will talk about the reason we are using trying to understand these norms. और उसके बाद जो है वो हम normed linear spaces की बात करेंगे. We will talk about inner products. We will talk about induced norm, weighted inner products, और बाकी जो है वो directions of vector, orthogonality and collinearity. Um, these are actually very small topics which are interrelated with each other. तो हम इनकी जो है वो कोशिश करेंगे कि we can cover all of them in today's lecture. So let's start. अच्छा, कल हम जो बात कर रहे थे, we were talking about the inconsistent equations. और inconsistent equation जो है जहाँ तक हमने चीज़ डिस्कस की थी वो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि in the case of इक्वेशन ये हम एग्जांपल कर रहे थे एंड वी सॉ कि अगर हमारे पास इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होती हैं तो उस केस में व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि एग्जैक्ट सोल्यूशन हमें किसी सूरत नहीं मिल सकता. और इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमारे पास अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन मौजूद है विच इज़ ए एक्स इक्वल टू वाई है, तो वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड एनी एक्स such that ax आपको exactly y दे रहा हो. और another way of saying this is कि आप जो y है that is not in the column space of a, because जो हमारे पास left hand side है we discussed this thing कि that is actually the linear combination of columns of a, और linear combination of columns of a से जो है वो column space बन रही होती है. So what we are saying is कि in simple terms solution possible नहीं है इस system का, और exactly जो है वो हम y नहीं निकाल सकते. We can not have any x जो कि हमें exactly y दे रहा हो. तो उस केस में what we try to do is we try to find the approximation of x in a subspace जहाँ मतलब x belongs to a vector space. x should belong to a vector space so that आपके पास जो है वो y's के linear combination से हमें मिल रहा हो. But what we are saying is कि हमारे पास जो है वो x y जो है that is available in a space जो कि इस वेक्टर स्पेस से बाहर है जिसको ये a स्पैन कर रहा है. So we will actually find the approximation of x in this space जिसके बारे में हमारे पास information मौजूद है, and then we will have some error जिस error को हम compute करेंगे और उसको हम basically इस कोर्स में we will not talk about कि हम उस एरर को मिनिमाइज़ कैसे करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मिनिमाइज़ करने के लिए देयर आर एल्गोरिदम्स जिसके थ्रू हम बार बार इटरेशंस करके जो है वो मिनिमाइज़ करते रहते हैं. लेकिन यहाँ पर वी विल एक्चुअली सी के अंडर विच कंडीशंस वुड द एरर बी मिनिमाइज, यानी वी विल जस्ट सी के अगर ऐसा हो तो एरर मिनिमाइज हो जाएगा. तो एंड वी विल जस्ट अस्यूम कि वही चीज़ है, बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट दैट सिंपल, बिकॉज उस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए हमें इटरेटिव प्रोसेसिंग करनी पड़ती है एरर को मिनिमाइज करने के लिए. वो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग आगे अगर कोर्सेज रेलिवेंट लेते हैं तो यू विल study that in those courses. But for the time being what we are saying is कि inconsistent equation में exact solution possible नहीं है, तो हम approximate solution करते हैं. approximate solution का concept क्या है कि this is यानी for example अगर आप ये समझ लें कि आपके पास जो है वो ये 3-dimensional space है. let's just assume कि we are talking about the room in which you are sitting, और हमारे पास जो है वो आप यू आर ट्राइंग टू फाइंड सम एक्स जो कि यहाँ कहीं होना चाहिए इन द एट द सेंटर ऑफ द रूम. लेट सपोज के सेंटर जो हैंगिंग जगह है बिल्कुल तीनों के तीनों जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं उनको मिला के कहीं पर जो है बीच में स्पेस में वो पॉइंट होना चाहिए. ठीक है, बट द पॉइंट इज़ कि हमारे पास जो है ये पॉइंट होना चाहिए सो दैट व्हेन यू अप्लाई दिस विद द सिस्टम आपको y मिल जाए. बट somehow ये जो सिस्टम की इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है दैट इज़ गिविंग यू ओनली द सोल्यूशन ऑफ दिस, कि आप जो है वो फ्लोर के ऊपर पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, सो इट मीन्स कि व्हाट यू वुड डू, यू वुड जस्ट ट्राई टू वर्क विद द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन. तो आप क्या करेंगे कि आप इसका जो है वो अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो कि 3 डायमेंशन में तो नहीं हो मगर 2 डायमेंशनल में हो. ठीक है, और उसके लिए हम मोस्टली क्या कर रहे होते हैं, ये चीज़ ऐसी है जो कि आप ऑलरेडी कर भी चुके हैं. व्हाट वी एक्चुअली डू इज़ कि वी विल प्रोजेक्ट
दिस, यानी जो हम यहाँ पे लेना चाह रहे थे, हम इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे ले लेंगे, जो ये वाला स्पेस है, ठीक है। एंड इंस्टेड ऑफ दिस वेक्टर व्हाट वी विल से इज, हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास वेक्टर आ रहा है जिसका प्रोजेक्शन, अब वी एक्चुअली डोंट नो कि ये प्रोजेक्शन हम ले कैसे रहे होंगे, बट व्हाट वी आर सेइंग इज कि जिसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है इस सब स्पेस में हम ये एक्स हैट ले लेंगे। एंड देन इन अदर वर्ड्स, इंस्टेड ऑफ वाई, आपके पास जो चीज़ आप एस्टिमेट कर रहे हैं वो वाई हैट हो रही है, तो दिस वाई इज एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, दिस वाई हैट इज समथिंग जो कि आप कह रहे हैं कि एक्स हैट से जनरेट होगी, विच आइडियली शुड बी इक्वल टू वाई, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि अगर ये वाई हैट वाई के इक्वल होगा तो इसका मतलब है कि जो एक्स है इट्स एग्जैक्टली द सेम पॉइंट जो कि होना चाहिए था, मगर ये दोनों इक्वल नहीं होते, विच मीन्स कि आपके पास x और x हैट के दरमियान में देयर इज सम एरर, और इस एरर के ऊपर हम एक्चुअली फोकस करेंगे। और ये एरर जो है, जाहिर है यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि अगर मैं ये डिस्टेंस निकालना चाह रही हूँ विच इज़ बिटवीन x एंड x हैट के दरमियान दो भी डिफरेंस है, दैट इज़ द एरर। तो उसके लिए आई विल बी यूजिंग जो नॉर्म्स हैं जिनका हमने कॉन्सेप्ट जो है वो पीछे पढ़ा है। ओके, सो where is okay this one, तो ये बेसिकली इस पेज पे जो है, दिस इज व्हाट, जो स्टोरी अभी मैंने आपको सुनाई है, दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग अस कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड एक्स हैट दैट मिनिमाइजेस द एवरेज एरर इन the m equation, so that if the system is, again this is the same system जो हमने पीछे बात की थी, so we try to find a x1 x2 और x3 in such a way that the error, and what is the error, error is actually again हमारे पास, हम क्या करना चाहेंगे कि आपके पास this is ax and minus y should ideally be 0, लेकिन आपको क्या मिल रहा होगा, आपको ax hat minus y मिल रहा होगा, which will not be equal to 0, but whatever this is we actually want to minimize the square of the error, ठीक है। और आगे हम जब इसको करेंगे तो the things will become more clear to you, and this is what it is written here, we want x minus y to be equal to 0 so that the solution is exact. However, exact solution is not always possible since y is not in the column space of A. In such cases, we want to project the vector y in the column space of A and solve for an approximation solution x hat which introduces the error given by this term. ठीक है, तो एंड देन यहाँ पर मैंने y से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो रिटर्न है उसमें b से रिप्रेजेंट किया हुआ है, बट यू गेट द पॉइंट कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, एंड दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन। लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन क्यों कह रहे हैं हम इसको, बिकॉज वी एक्चुअली वांट टू मिनिमाइज द स्क्वेयर्ड एरर, ठीक है। अगेन देयर आर नंबर ऑफ रीजंस, बेसिकली कंप्यूटेशन जो है उससे आसान हो जाती है, बिकॉज इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट हम जिस तरह आगे भी देखेंगे, कल भी मैंने आपको लेक्चर में ये चीज़ हमने थोड़ी सी मेंशन की थी कि बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल बी डीलिंग विद L2 नॉर्म, जिसका मतलब है यूक्लिडियन नॉर्म। तो अगर यूक्लिडियन नॉर्म की हम बात कर रहे हैं और एरर की मैं अगर बात करती हूँ तो इट विल बी इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट, लेकिन स्क्वायर रूट को कंप्यूट करना इज़ डिफ़िकल्ट, सो इंस्टेड ऑफ एरर को मिनिमाइज करने के बजाय हम एरर का स्क्वायर मिनिमाइज करते हैं, बिकॉज ऑफ द रीज़न के इसका मतलब है कि इसमें फिर हमें सिर्फ स्क्वायर्स लेने की ज़रूरत है। स्क्वायर रूट इज़ एक्चुअली मच मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू द स्क्वायर, और अगर आप खाली एरर लेते हैं तो आपको स्क्वायर करके फिर स्क्वायर रूट करना है ऐड करने के बाद। सो द थिंग्स इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट हम जो है स्क्वायर को मिनिमाइज करते हैं, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन, विच मीन्स कि वी वांट टू फाइंड द लीस्ट of the value, least value of the error square, ठीक है। और okay, so what we want to do, so this is important, what we want to do is कि हमारे पास जो भी सब स्पेस है और कोई वेक्टर स्पेस है, अब आप x जो है ऐसा फाइंड आउट करना चाहते हैं जिसको इस वेक्टर स्पेस पे होना चाहिए सो दैट आपको एग्जैक्ट y मिल जाए, लेकिन आप क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ दिस you just have the option of finding it in a subspace. So you want to find the closest point in x belonging to S in a subspace T which is a subspace of S. So for that we use the norms to compute the distances, okay. Or okay, let me actually just draw figures
और डिफरेंट नॉर्म्स अब कल देख चुके हैं ना, हम सिर्फ फिगर्स के थ्रू करेंगे बिकॉज कल हमने जो है वो एक यूनिट स्फीयर्स बनाया था डिफरेंट नॉर्म में, और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर एंड देन उसके बाद हम कुछ कंप्यूटेशंस के थ्रू भी जो है वो करेंगे इन वन ऑफ द, मेरा ख्याल है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसके बाद करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग बिकॉज हम नॉर्म को जो है वो we have talked about different norms by using the sphere. So let's try to form it by using geometry of the norms. Okay, so suppose करें कि we start with a very basic picture कि मेरे पास 2-dimensional vector space है, ठीक है, और I have a point x here and I have a subspace जिसको मैं ये मेंशन कर रही हूँ, दिस इज T, ठीक है। अब ये सब स्पेस है और अगेन अप्रोक्सीमेशन प्रॉब्लम है विच मीन्स के वी वांट टू फाइंड अ पॉइंट ऑन x hat on this subspace which is actually the best possible approximation of x. और best possible approximation का मतलब क्या है कि I want it to have the point has to be in such a way कि आपके पास error minimize हो रहा हो, ठीक है। और उसके लिए let's suppose के we want to start with L2 नॉर्म। हम जो है सबसे पहले ये करेंगे, मतलब अब मैं सिर्फ ये देखना चाह रही हूँ कि जो ये पॉइंट x हैट है, अगर मैं डिस्टेंस लेना चाहती हूँ द बिटवीन दिस एक्चुअल पॉइंट जो कि होना चाहिए था एंड द पॉइंट जो कि एक्चुअली मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो L2 नॉर्म में क्या कंडीशन होगी जो कि मुझे बेस्ट पॉसिबल पॉइंट दे रहा हो, ठीक है। लेट मी रिपीट दिस थिंग, फॉर एग्जांपल एक्स हैट मैंने यहाँ पे तो ऐसे ही बना लिया ना, इट कुड हैव बीन हेयर आल्सो, इट कुड हैव बीन हेयर आल्सो, इट कुड हैव बीन हेयर आल्सो, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना कि मैं जो हूँ वो इसको इस जगह पर ही बना रही हूँ। सो आप में से किसी को याद है, चलें ज्योमेट्री तो मैं अभी मतलब आई विल स्टार्ट टू फॉर्म इट ज्योमेट्रिकली, लेकिन डू यू रिमेंबर कि जब आप L2 नॉर्म में प्रोजेक्शन करते थे तो व्हाट वाज द कंडीशन जो कि आपके पास होती थी जिसके अंडर में हम ये कहते थे कि ये क्लोजेस्ट पॉइंट है आपका जो प्रोजेक्ट हो रहा है। सो व्हाट आई एम आस्किंग इज के अगर लेट्स सपोज के मैं यहाँ भी प्रोजेक्ट कर सकती हूँ इसको ना, कि मैं ये कह रही हूँ कि जी एरर मिनिमम ये है, यहाँ होगा, यहाँ होगा, या यहाँ होगा, या यहाँ होगा, क्योंकि ये सारे के सारा सब स्पेसेस है ना। सो व्हाट पॉइंट लुक्स टू हैव द मिनिमम एरर इन दिस केस, और उस पॉइंट की क्या कंडीशन हमें नज़र आ रही है, व्हाट कैन यू एक्चुअली, आई एम श्योर कि ये आप लोगों ने पहले भी लीनियर अलजेब्रा पे किया हुआ। जब आप प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो द बेस्ट पॉइंट टू प्रोजेक्ट ऑन एनी सरफेस जो है वो क्या होना चाहिए, या यहाँ से क्या नज़र आ रहा है आपको, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन। अच्छा चलें, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो जितनी मैंने एक्स हैड 90 जी मतलब 90 90 डिग्री का एंगल, ओके। सो वी हैव एक्चुअली यू हैव सीन, और 90 डिग्री का एंगल किस में आ रहा है, इसमें नज़र आ रहा है, ठीक है। बिकॉज यू कैन सी कि हमारे पास जो है ये चीज़ आप लोगों ने मेरा ख्याल है कैलकुलस से भी की होगी, लीनियर अलजेब्रा में भी की होगी कि व्हेन एवर यू आर प्रोजेक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज तो उस केस में आपको मिनिमम डिस्टेंस मिल रहा है ये वाला, ठीक है। और हमें अब पता है, अब हमें पता है कि वाई डज इट मैटर द डिस्टेंस टू बी मिनिमम, बिकॉज दिस इज एक्चुअली शोइंग द एरर। तो अगर ये मिनिमम है तो इसका मतलब है कि एरर मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ फिगर को देख के भी हमें अंदाज़ा हो रहा है और ये आपके ऑलरेडी नॉलेज से भी आपको पता है। सो नाउ व्हाट वी एक्चुअली ट्राई टू सी इज़ कि अगर हम प्लॉट करते हैं, जो हमने वो यूनिट बॉल प्लॉट की थी, तो क्या उससे भी हमें यही रिजल्ट मिलेगा जो हम कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर मिलेगा तो किस तरह से मिल रहा होगा, ओके। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इज, हम ये करना चाह रहे हैं, ओके मैं एक स्टेटमेंट लिखने लगी हूँ विच
आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगी, सो जस्ट बेयर विद मी, मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट डज इट मीन। वी वांट टू सॉल्व आर्गमिन का वर्ड मैंने लिखा है, एंड ओके, सो व्हाट डज इट मीन? इट इज़ एक्चुअली आर्गमिन का मतलब ये है कि आई वॉन्ट टू फाइंड द आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है कि जो चीज़ मैंने यहाँ नीचे मेंशन की हुई है, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू फाइंड एक्स हैट बिलोंगिंग टू टी सच दैट दिस स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर है, दैट इज मिनिमाइज, ठीक है। सो देर आर टू बेसिकली पार्ट्स ऑफ दिस स्टेटमेंट, कि आप जो है मिनिमाइज, आपने मिनिमम एक्स हैट की वैल्यू नहीं निकालनी, आपने वो एक्स हैट निकालना है, वो एक्स हैट फाइंड आउट करना है जो कि आपको मिनिमम वैल्यू दे इस पूरे के पूरे जो है वो फंक्शन की। एंड वी नो कि दिस फंक्शन इज एक्चुअली L2 norm, because we know कि L2 norm of the distance between these two vectors x or x way. So we are, so this actually so under L2 norm और अंडर यूक्लिडियन डिस्टेंस हम ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं जो कि हमें मिनिमम एरर दे रहा हो। उसके लिए अगर मैं L2 नॉर्म की ज्योमेट्री के थ्रू उसको सॉल्व करना चाहती हूँ, तो व्हाट आई शुड बी डूइंग इज कि अगेन ये सब स्पेस है, लेट्स सपोज कि ये x है, आई विल स्टार्ट बाय प्लॉटिंग सर्कल्स अराउंड दिस x, ठीक है। वाई सर्कल्स? बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमने ये देखा था कि जब आपके पास स्फीयर अगर आप L2 में बनाते हैं तो उसकी शेप इस तरह की बन रही होती है, विच इज सेंटर्ड एट 0, जो हमने कल स्फीयर बनाया था। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमने इस पॉइंट को एज अ सेंटर लिया है, बिकॉज यहाँ से हमने डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और डिस्टेंस किसका निकालना है? आपने ये वाला डिस्टेंस निकालना है जो वेक्टर स्पेस को जहाँ पर जाकर ये मिनिमम आपको दे रहा हो, ठीक है। मेरी जो है वो ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, सो let me redraw it. So what will happen कि मैं क्या करूँगी, I will form a circle and then I will keep on inflating it. Inflating का क्या मतलब है कि मैं इसको बड़ा करती जा रही हूँ, and then I will see the point जहाँ पर जाकर, अब देखें, this is not a very good पिक्चर, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये तो सर्कल कई जगहों पे जो है इसको टच कर रहा है, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये सही सर्कल मुझसे बना ही नहीं है, ठीक है। बट लेट मी गो बैक टू दिस। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे थोड़ा मैंने बेहतर बनाया हुआ है, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि या जो है हमने x के सेंटर पे x को सेंटर किया, एंड देन वी स्टार्टेड टू इन्फ्लेट द सर्कल, जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि अगर हम L2 नॉर्म के थ्रू जो है वो डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं तो हमें वी हैव सीन कि वो जो स्फीयर है वो सर्कल की फॉर्म में होता है। तो उसको हम करते गए, एंड देन इट विल टच दिस सब स्पेस एट जस्ट वन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर जो है वो इस पॉइंट को करेगा। अब and wherever it is touching this subspace is the point which will give us the minimum value of the error, ठीक है। क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि आपको जो है पिक्टोरियली, बिकॉज ज्योमेट्रिकली हम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वी वांट टू सी इट विजिबली, और अगर आपको नज़र ना भी आ रहा हो तो आप कंप्यूटेशन भी करेंगे तो यू विल फाइंड द सेम थिंग। अब इस पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है, कि अगेन जिस तरह से आप में से किसी ने पहले भी बताया था कि इट विल ऑलवेज, नो मैटर मैं कौन सा सब स्पेस ले रही हूँ। अभी तो देखिए मैंने सब स्पेस ऐसे बनाया है, आई कैन टेक द सब स्पेस टू बी समथिंग लाइक दिस, और एक्स मेरे पास यहीं पर हो। जब मैं इसको इन्फ्लेट करना शुरू करूँगी, दिस विल ऑलवेज बी एट अ पॉइंट जो कि राइट एंगल बना रहा हो या परपेंडिकुलर बना रहा हो, ठीक है। एंड दिस विल ऑलवेज बी दैट एक्स हैट जो कि मिनिमम हमें इसकी मिनिमम वैल्यू दे रहा हो। सो व्हाट डज इट मीन कि फॉर ऑप्टिमल सोल्यूशन इन द केस ऑफ L2 norm we need to have the error orthogonal to T। ऑर्थोगोनल का मतलब जो है अगर आपको नहीं आता तो जस्ट रिमेंबर कि इट मीन्स कि इट हैज़ टू बी परपेंडिकुलर टू T।
whatever subspace you are taking, no matter how many direction you are taking. देखें अभी हमने just to make the things easier to look at, हमने इसको जो है वो 2 डायमेंशन में बना दिया, ठीक है. लेकिन अगर मैं वही वाली बात करती हूँ जिस तरह हमने पहले भी अभी हम कर रहे थे कि अगर 3 डायमेंशन की हम बात करते हैं एंड लेट्स सपोज कि मैं इस ये सब स्पेस है और यहाँ पे एक पॉइंट है उसको इसके ऊपर करना चाहती हूँ, तो आई विल स्टार्ट टू मेक अ 3 डायमेंशनल स्फीयर एंड ये स्फीयर जो है यहाँ पर जाकर एक पॉइंट पे टच करेगा. और वो पॉइंट कैसा होगा, जो कि जब मैं ये लाइन अगर ड्रॉ करती हूँ तो दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू दिस होल सरफेस. ठीक है, कि आपके पास जो है ये राइट एंगल बना रही होगी एक्स एक्सिस के साथ भी और वाई एक्सिस के साथ भी. सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि दिस इज नॉट डायमेंशन डिपेंडेंट. नो मैटर आपके पास जो वेक्टर स्पेस है उसकी जितनी मर्जी डायमेंशन है, सब स्पेस की जितनी मर्जी डायमेंशन है, अगर आप L2 नॉर्म के थ्रू यूक्लिडियन डिस्टेंस लेके एरर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो ऑप्टिमम एरर उस वक्त मिल रहा होगा जब आपके पास जो आप पॉइंट ले रहे हैं दैट इज ऑर्थोगोनल टू, यानी एरर जो है दैट इज ऑर्थोगोनल टू द सब स्पेस. सो दिस इज समथिंग जो कि यहाँ पर हमने लिखी हुई है. नाउ व्हाट अबाउट इफ आई स्टार्ट टू डू द सेम थिंग विद L1 नॉर्म. अब लेट मी खुद बनाने के बजाय मैं यहाँ पर ये फिगर तो नज़र आ रही है आप सारों को, ठीक है. अब आप मुझे ये बताएंगे कि इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है. व्हाट डू यू थिंक वुड बी द L1 नॉर्म में मैंने क्या किया, अगेन आई हैव डन द सेम थिंग कि मैंने x के अराउंड L2 नॉर्म वाला जो स्फीयर था उसको इन्फ्लेट करना शुरू किया है, ठीक है. और अगर आपको याद हो कल हमने जब L2 नॉर्म वाला स्फीयर बनाया था तो इट केम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, कि सेंटर यहाँ पर है और इट वाज अ रोम्बस. तो मैंने उस रोम्बस को जो है वो इन्फ्लेट करना शुरू किया है एंड इट इज़ अगेन टचिंग दिस सब स्पेस एट वन पॉइंट, ठीक है. नो मैटर आप जहाँ पे भी सब स्पेस हो, जिस तरह से भी बनाए, इट विल ऑलवेज हैपन. नाउ माय क्वेश्चन इज कि यहाँ से आपको क्या नज़र आ रहा है. इस जगह से तो नज़र आ रहा था ना कि ये इट शुड हैव बीन एट राइट एंगल टू द सब स्पेस. यहाँ से आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये अब दिस इज़ द ऑप्टिमल सोल्यूशन, दिस वन. यानी अब मैं इसके अलावा कोई भी अगर पॉइंट ले रही हूँ ना, आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका डिस्टेंस जो है वो इस डिस्टेंस से ज़्यादा है. सो दिस इज़ ऑलवेज गिविंग मी द मिनिमम एरर. माय क्वेश्चन इज़ कि इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग व्हाट इज़ द कंडीशन जो कि हम जहन में रखें तो हमेशा यही पॉइंट हमें मिल रहा होगा. ये तो अब नज़र आ रहा है कि दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल जो है ना वो तो एंगल तो नहीं है ये वाला 90 डिग्रीज का. कैन यू सी डायगोनल पार्ट आ रहा है. डायगोनल पार्ट आ रहा है. ओके, एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखें. व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज कि अब मेरे पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं ना. लेट्स अब ये पॉइंट जो है दिस इज x, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं लेट्स सपोज कि मैं इसको कह देती हूँ x1 एंड x2 एंड दिस इज x हैट एंड इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 प्राइम कह देते हैं और x2 प्राइम कह देते हैं या हैट कह देते हैं, इट डजंट मैटर. अब आप देखिए जब आप ये वाला देख रहे हैं सो यू कैन सी कि दिस इज़ एंड अगेन दिस आप लोगों को आई वुड एडवाइस कि खुद से जो है वो कुछ प्लॉट्स करके सब स्पेसेस जो है वो डिफरेंट तरह से, मतलब अभी तो ये मैंने राइट साइड पर स्लांटिंग लिया है, इसको एंगल चेंज करके करने की कोशिश कीजिएगा. दिस विल ऑलवेज बी पैरेलल टू दिस एक्सिस, ठीक है. सो व्हाट डज इट मीन. अब इसमें क्या नजर आ रहा है मुझे, देखें जो पैरेलल होने का क्या मतलब है कि x कोऑर्डिनेट इज सेम, y में चेंज आ रहा है आपके पास जो है. सो व्हाट वी कैन सी फ्रॉम हियर इज कि x1 हैट एंड x1 इज द सेम या x1 प्राइम एंड x1 आर द सेम, लेकिन x2 प्राइम और x2 आर नॉट द सेम. सो ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए व्हाट इज हैपनिंग इज दैट हमारे पास अगर आप ये डिफरेंस ले रहे हैं, ओके, एक्चुअली आई होप कि आप में से जो है वो कोई इसको खुद से करके कोशिश करे करने की. मैं इसको अगर डिफरेंस ले रही हूँ L2 L1 नॉर्म में हमें पता है कि वी आर जस्ट टेकिंग द डिफरेंस, इसको स्क्वायर और सब कुछ भी नहीं कर रहे होते. तो अगर मैं डिफरेंस ले रही हूँ तो आई एम गेटिंग
मैं इसको प्राइम ही कर देती हूँ बिकॉज मैंने प्राइम लिखा हुआ है ऊपर. दिस वुड बी 0, ठीक है, और ये दिस इज नॉन ज़ीरो. अब अगर आपके पास ना 2 से ज़्यादा डायमेंशंस होंगी तो यू विल एक्चुअली ऑब्जर्व दिस थिंग कि जितनी भी डायमेंशन होगी सिर्फ 1 डायमेंशन जो है उसमें नॉन ज़ीरो आ रहा होगा, बाकी तमाम की तमाम डायमेंशन जो है वो सेम रह रही होंगी. या व्हाट वी आर कंक्लूडिंग फ्रॉम हेयर इज कि आपके पास अगर n डायमेंशनल x है, Rn से है, एंड x हैट जो है that is also n dimensional, तो इनमें से n-1 कोऑर्डिनेट्स दोनों के सेम होंगे, ठीक है. सिर्फ 1 कोऑर्डिनेट जो होगा इन सम डायरेक्शन दैट वुड बी डिफरेंट. सो इन अदर वर्ड्स x minus x hat has only 1 0 terms for the optimal solution, and then all the vectors, all the elements of the two vectors except one will be the same. Okay, so and then we are actually looking it from the second 2-dimensional case because of the reason के बाकियों को जो है वो visualize करना मुश्किल है. लेकिन अगर let's suppose कि हम 3 dimension में भी इसको बनाने की कोशिश करते हैं, then what will happen कि अगर आप फर्ज करें कि इसके ऊपर इसको अब वो कर रहे हैं, inflate करके जो है वो कर रहे हैं, then what will happen कि you will have something like this जो कि यहाँ पर आकर टच कर रहा होगा. और जब आप इसको देखेंगे तो यू विल सी के जो इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ रहे होंगे, इट विल बी द इन 2 डायरेक्शंस जिसके ऊपर आप वो कर रहे हैं, यानी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जो हैं कोऑर्डिनेट्स x के और x प्राइम के सेम होने चाहिए, x हैट और x के सेम होने चाहिए. ओनली डिफरेंस विल बी इन द डायरेक्शन जहाँ से आप उसको इन्फ्लेट कर रहे हैं या जहाँ से आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं. So okay, and what about the last option? ठीक है, ये हमारे पास अब लास्ट में जब हम बना रहे हैं. ओके, सो ओके, सो दिस इज L infinity नॉर्म, और इस केस में जो है व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग कि मैंने उसी तरह से जो है वो सर्कल पॉइंट लिया है, और पॉइंट के इर्द गिर्द जो है आई हैव स्टार्टेड टू प्लॉट अ स्क्वायर, बिकॉज हमने ये देखा था कि अगर आप L इन्फिनिटी नॉर्म की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो स्फीयर बन रहा था दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर. तो उसको मैंने इन्फ्लेट करना शुरू किया है एंड इट विल एक्चुअली टच it in this manner. ठीक है, आपके पास यहाँ पर आकर का, and this is the optimum solution because of the reason कि again आप इसमें से कुछ भी मतलब even visualize कर लें तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे points जो हैं वो उनका distance इससे ज़्यादा बन रहा है. and that is actually, अब इस केस में क्या कंडीशन समझ में आ रही है, you can see कि मेरे पास जितना डिफरेंस x डायरेक्शन में आ रहा है उतना ही डिफरेंस y डायरेक्शन में भी आ रहा है. या इन अदर वर्ड्स फॉर ऑप्टिमम सोल्यूशन जो मेरे पास ये एरर वेक्टर है, इट विल हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स इन ऑन ऑल डायरेक्शन. ओके, आई वुड अगेन एडवाइस के इसको आप खुद से जो है वो दूसरे सब स्पेसेस लेके भी करने की कोशिश कीजिएगा, और इवन अगर आप दूसरे सब स्पेसेस नहीं लेते तो एटलीस्ट ये जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा. आई हैव आई गेस वन कपल ऑफ वेरी गुड रिसोर्सेज जो कि मैं आज ही आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी ऑन थीम्स, या मैं व्हाट्सएप के ग्रुप पे कर लूँगी जहाँ से आपको पढ़ के जो ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, बट द थिंग इज़ के व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हेयर इज़ कि जो आप ऑप्टिमम पॉइंट निकालना चाह रहे हैं सब स्पेस में, विच इज़ एक्चुअली गिविंग यू द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आप जिस जगह पे बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन चाह रहे थे उस जगह पे बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आपको मिल नहीं सकता. यू डोंट हैव दैट मच इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट वेक्टर स्पेस, तो आप उस वेक्टर स्पेस के बजाय सब स्पेस में उसका सोल्यूशन ले रहे होते हैं, और मिनिमम एरर जो है एरर मिनिमाइज करके. बट the amount of error or the optimum value of error is dependent upon the way you are computing the distance
बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, कि जो आपके पास x है और x हैट है, इन दोनों के दरमियान, और वैल्यूज़ भी डेफिनेटली चेंज होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो वैल्यू है, ज़ाहिर है x हैट would be different for N1 norm, under L2 norm, under N infinity norm and under any other norm. So जब ये इसकी वैल्यू डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो नॉर्म की वैल्यू भी डिफरेंट आ रही होगी, एंड इट मैटर्स, ठीक है। जिस तरह से हमने कल भी डिस्कस किया था कि इट इज़ नॉट कि वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग जो कि हमारी विजुअलाइजेशन में है, दीज थिंग्स एक्चुअली डू work in real life scenarios also. And what we have seen from here is ke based upon different scenarios you can change the way you are computing the error and the magnitude also. But one thing that you need to remember is कि ये जो distance है, फर्ज करें कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं x, या 3 वेक्टर्स हैं x, y और z हैं, और मेरे पास x माइनस y जो L2 नॉर्म में, दिस इज बिगर देन x माइनस z in L2 norm, ठीक है, then it will be bigger in L1 norm also and in any LP norm. So what we are actually seeing here is, again ये मैं आपको most probably homework में दे दूंगी, कि what we are saying is कि distance, यानी ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ से मैंने एक point A तक जाना है और point B तक जाना है, और मैं जो हूँ उस point A तक compute कर रही हूँ distance, यूक्लिडियन डिस्टेंस कर रही हूँ, मेजर कर रही हूँ, और मेरे पास जो पॉइंट ए का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू माई डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी, एंड देन समवन एल्स इज मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ द सेम लोकेशंस यूजिंग L1 नॉर्म, तो ऐसा नहीं है कि L1 नॉर्म में जो है वो पॉइंट ए ज़्यादा दूर आ जाएगा पॉइंट बी की निस्बत, ठीक है, या पॉइंट यानी उल्टा नहीं हो जाएगा। द थिंग इज़ कि अगर एक डिस्टेंस 1 नॉर्म में किसी एक नॉर्म के अंडर डिस्टेंसेस में जो रिलेशनशिप है, इट विल रिमेन द सेम इन एनी अदर नॉर्म ऑल्सो, ओनली द थिंग इज कि दीज वैल्यू विल बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल L2 नॉर्म में जो है दिस कैन बी 3 and this can be 2, and there is a possibility कि L1 norm में these are actually maybe 10 and 9, ठीक है। सो द वैल्यूज आर चेंजिंग बट द रिलेशनशिप रिमेन द सेम, कि आपके पास जो डिस्टेंस ज़्यादा था L1 में वो L2 में भी ज़्यादा रहेगा, L इन्फिनिटी में भी ज़्यादा रहेगा, L any1 में ज़्यादा रहेगा। सो इट इज़ नॉट चेंजिंग द नोशन ऑफ the way relationships between the distances or the lengths are defined, but only what we are saying is that there are more than one ways of defining the lengths and the distances. And luckily for you, because we will be dealing with L2 norms most of the time, यूक्लिडियन नॉर्म्स के बारे में ही हम बात करेंगे, सो इट इज़ समथिंग गुड कि आपको जो है वो इन सारी चीज़ों को जो है वो इतना ज़्यादा बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बट दिस इज़ सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और मुझे अंदाज़ा है कि दिस इज़ नॉट समथिंग सो ईजी टू विजुअलाइज बिकॉज ऑफ द रीज़न मेनली कि हम ज्योमेट्रिकली चीज़ों को सोचने की हमारी आदत ही नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये कि इस कोर्स में वी विल बी टॉकिंग अबाउट 2 और 3 डायमेंशन को ज्योमेट्रिकली, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आपको एक दफ़ा उसको सोचने की, उसको रिलेट करने की आदत हो जाती है तो द थिंग्स बिकम ईजी फॉर यू इन मैनी सिनेरियोज। और दूसरी चीज़ ये है कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज व्हेन you have completed this course, you should actually be aware of the fact कि there are more than one ways of solving the things, so that जब आप कहीं पे भी चीज़ पढ़ते हैं तो आपको वो जो है चीज़ समझ में आ रही होती है। ओके, up till now we have been talking about just vectors. हमने क्या कहा है कि norms की जब हम बात कर रहे हैं, हमने जो लिया है we have been talking about vectors, ठीक है, रियल वेक्टर्स n डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, व्हाटएवर आर, लेकिन ये कि वेक्टर्स की फॉर्म में है। बट वी हैव सीन एक्चुअली कि जो सिग्नल्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल इवन कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स जो हैं, उनको भी हम एज अ वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं, और उनको क्योंकि एज अ वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि वी कैन अप्लाई ये जो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं लीनियर अलजेब्रा के, हम उनमें अप्लाई कर सकते हैं, विच मीन्स कि देयर शुड बी सम वे ऑफ डिफाइनिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू सिग्नल्स ऑल्सो,
ठीक है, यानी आप कंटिन्यूस टाइम में जा रहे हैं या आप इवन डिस्क्रीट टाइम में भी अगर बात करें, अगर सिग्नल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट देयर शुड बी अ वे ऑफ डिफाइनिंग दैट, एंड देयर एक्चुअली इज। अगेन आप लोगों को वो चीज़ पता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली you may not remember this thing, so let me see कि मैंने ये, हाँ जी, so now we will just see we will have a look at norms for the continuous function similar to the discrete time। हमारे पास continuous functions के लिए we have p norms defined, और डिस्क्रीट टाइम में जिस तरह हम समेशन करते हैं, कंटिन्यूस टाइम में एग्जैक्टली इन द सेम वे वी डिफाइन दैम यूजिंग इंटेग्रल्स। ठीक है, तो पी नॉर्म की जो डेफिनेशन है दैट इज दिस थिंग। ठीक है, विच मीन्स कि अगर मैं L2 नॉर्म की बात करती हूँ, विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज या यूक्लिडियन नॉर्म फॉर कंटिन्यूस टाइम फंक्शंस, तो दैट वुड एक्चुअली बी इक्वल टू xt ऑफ स्क्वायर dt raised to the power half। this is actually something जो कि आप लोगों ने है, this gives the energy of the signal x of n, x of t। ठीक है, सिमिलरली अगर हम जो है वो L1 को डिफाइन करते हैं इस केस में, तो इट विल बी जस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जो भी आपके पास सिग्नल है उसको आप इंटीग्रेट कर रहे होंगे, और L इन्फिनिटी जो है अगर हम लेते हैं तो देन इट दिस इज एक्चुअली, सो दीज आर एक्चुअली, अच्छा ओके, आई विल गो टू L इन्फिनिटी इन अ बिट, लेकिन उससे भी पहले जो है वो एक चीज़ और जो हम क्लियर करना चाहते हैं वो ये कि इन द केस ऑफ कंटिन्यूस टाइम फंक्शन वी मेक श्योर के कन्वर्जेंस, यानी जब हम नॉर्म की बात करते हैं ना, तो वी ऑलवेज अस्यूम कि हमारे पास जो भी फंक्शन है दैट इज़ नॉट डाइवर्जिंग बिकॉज ऑफ द रीज़न, और डज, देखें अब मैं अगर इंटेग्रल ले रही हूँ कंटिन्यूस में किसी भी फंक्शन के, आप p की पावर लेके जो है और उसको इंटीग्रेट कर रही हूँ, इफ़ इट इज़ नॉट कन्वर्जेंस, यानी इसका जो आपके पास नॉर्म की वैल्यू है वो लेस देन इन्फिनिटी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपके नॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, बिकॉज अगर इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट डिफाइंड, एंड नॉर्म शुड बी समथिंग जिसको आप मेजर कर सकें। सो जब हम बात करते हैं डिस्क्रीट टाइम में, या जब वेक्टर्स की हम बात कर रहे थे, रियल नंबर्स के वेक्टर्स की, उसमें ये इशू नहीं आता, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि मेरे पास नो मैटर जितना मर्जी मेरे पास लार्ज रियल नंबर है, जब मैं समेशन ले रही होती हूँ तो इट विल कम आउट टू बी समथिंग वेरी बिग बट नॉट इन्फिनिटी। बट जब आप इंटीग्रल कर रहे होते हैं तो देयर इज़ अ चांस कि कंटिन्यूस फंक्शन जो अगर फर्स्ट करेंगे, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक्सपोनेंशियल है फंक्शन, तो अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर रही हूँ तो वी नो कि उसके एक्सपोनेंशियल का इंटेग्रल जो है वो बढ़ता बढ़ता इट कैन गो टिल इन्फिनिटी। सो व्हाट वी आर एक्चुअली अस्यूमिंग इम्प्लिसिटली इस केस में जो है मतलब दिस इज समथिंग विच इज़ ऑलरेडी अस्यूम कि हमारा जो भी फंक्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट विल हैव इंटेग्रल, इट विल बी कन्वर्जेंस, विच मीन्स कि जो भी नॉर्म हम कंप्यूट कर रहे हैं वो हमें लेस देन इन्फिनिटी दे रहा होगा। एंड देन इन द केस ऑफ कंटिन्यूस केस हम स्मॉल के बजाय कैपिटल लेटर से नॉर्म्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमें नज़र आ रहा है कि ये जो L2 है उसको कैपिटल L2 से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट के ये हमारे पास जो है वो एक तो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये कंटिन्यूस टाइम में है, और दूसरी चीज़ ये कि दिस इज़ फॉर अ फंक्शन विच विल गिव अस सम कन्वर्जेंस, जिसमें जो है वी आर इंश्योरिंग कि हमारे पास इंटेग्रल जो है वो कन्वर्ज हो रहा होगा। और आर मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखा है कि विच इज़ इट इज़ जस्ट टेलिंग के आई विल बी गेटिंग सम रियल नंबर एज अ रिजल्ट। ठीक है, लेकिन ये कि इट एक्चुअली डज नॉट मैटर कि आप आर फिलहाल लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे, लेकिन L2 जो है वो हम कैपिटल में लिख रहे होंगे। एंड देन सिमिलरली जिस तरह से हमने ये एनर्जी ऑफ द सिग्नल डिफाइन किया है, इसी तरह से हम दो सिग्नल्स के दरमियान जो डिफरेंस है या डिस्टेंस जिसको हम कह सकते हैं, वो भी हम उसी तरह से डिफाइन करते हैं कि जस्ट टेक
द डिफरेंस ऑफ द टू सिग्नल्स एंड देन स्क्वायर करके उसको आपने स्क्वायर रूट ले लिया, तो दिस विल बी डिफाइनिंग द L2 norm of the distance between the two signals. Okay, now one question. ये चीज़ तो चले आपको समझ आ गई। L1 नॉर्म की भी डेफिनेशन हमने उसी से बिल्कुल पैरेलल में निकाल ली है, जस्ट ओनली डिफरेंसेस के आपके पास इंटेग्रल्स हैं इंस्टेड ऑफ समेशन। एंड वी विल सी के मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब सिग्नल्स की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट सब सर्टन इंटरवल्स, जिस तरह हमने पहले भी कुछ एग्जांपल को देखा था कि फ्रॉम 0 to 1 जा रहा है सिग्नल, 2 to 3 जा रहा है सिग्नल। सो इसका मतलब है कि लिमिट्स जो है वो A to B हो जाती हैं। नाउ L infinity norm को I have defined it as x of t infinity as supremum of x of t, ठीक है, such that t belongs to A B, ठीक है। Can anyone tell me what does it mean by ये जो मैंने एक word सब लिखा हुआ है, which is actually the abbreviation of supremum, ठीक है। एक हम वर्ड यूज करते हैं मैथ में सुप्रीमम का वर्ड यूज करते हैं, और एक और वर्ड यूज करते हैं इन्फिमम, ठीक है। और इसको जो है वो सप या INF से रिप्रेजेंट करते हैं। कैन एनीवन टेल मी what do they mean actually? क्योंकि अगर आपको याद हो, how did we define infinity norm for the case of discrete time? डिस्क्रीट टाइम में हमने कैसे डिफाइन किया था, या ये कि आपके फंक्शंस के लिए हमने कैसे डिफाइन किया था? लेट मी नॉट राइट इट एंड, ठीक है, हमने कैसे डिफाइन किया था? मैक्सिमम ऑफ xi where I is from 1 to n and nx बिलोंग टू R of n, यानी x में जो है वो n एलिमेंट्स हैं और उनमें से जो भी मैक्सिमम थे। सो कैन यू गेस व्हाट कैन बी द रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम एंड सुप्रीमम? जी अगर नहीं भी पता तो गेस तो कर सकते हैं। x of t की हायर वैल्यूज होंगी सुप्रीम में। ओके ठीक है, हायर वैल्यू का क्या मतलब? मैम जो कि इन्फिनिटी के करीब करीब है। ओके सो द थिंग इज के जिस तरह यहाँ से नजर आ रहा है कि इट शुड बी समथिंग सिमिलर टू मैक्सिमम, ठीक है। एंड इट इज एक्चुअली ट्रू कि ये जो है वो मैक्सिमम कोई डिफाइन कर रहा होता है, लेकिन कंटिन्यूस टाइम में ना मैक्सिमम एग्जैक्ट मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। मैंने अगर आपको डिस्क्रीट नंबर दिए हैं एंड आई आस्क यू कि जी इसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो दिस इज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड। आप सबसे जो बड़ा वाला नंबर है वो ले लेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपको कहती हूँ कि आई हैव अ, लेट्स सपोज कि यहीं पे मैं करती हूँ इसको, हाँ जी, लेट्स सपोज कि मैं आपको कहती हूँ कि जी एक फंक्शन है f of t जिसको हमने डिफाइन किया है 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी एंड t इज एनीथिंग बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी, ठीक है। अब इस फंक्शन को अगर आप करेंगे ना प्लॉट, तो यू विल सी के दिस विल कम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। अच्छा, अब क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो 1 तक जा सकती है आइडियली। व्हेन t जो इन्फिनिटी हो जाएगा तो 1 ओवर ई रेज़ टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, सॉरी 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, जो ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी वुड बी इक्वल टू 1 ओवर ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी विच विल बी 0 ideally, and then it will become 1 at the most, and it will start from 0 when t is equal to 0 है। तो t equal to 0 का मतलब है कि e raised to the power 0 will be 1 and 1 minus 1 is 0, but the point is कि will it ever touch 1? No, ठीक है, exactly। लेकिन ये कि it's in थ्योरी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है इट विल बी 1। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं कहूँ कि मैक्सिमम ऑफ
दिस is 1, maximum of this is 1 का मतलब क्या है कि it will actually attain the value 1 के 1 इसके अंदर जो है जो मैंने प्लॉट किया हुआ है ये 1 एग्जैक्टली पहुंच चुका है एट सम पॉइंट, लेकिन हमें पता है कि it will by definition it will reach 1 only when t is infinity. So instead of that what we will say कि supremum of 1 over e raised to the power minus t is equal to 1 when t belongs to R, which is just showing saying कि जी इसकी वैल्यू एट द मोस्ट 1 तक जा सकती है, ठीक है। और लेकिन ये कि 1 जो है दैट इज एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब जस्ट रिमेंबर इट लाइक दिस कि आपके पास जो है वो कंटिन्यूस टाइम में एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होती, तो वी विल जस्ट से कि जी जो भी एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंच सकती है दैट इज द सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन, बिकॉज दैट इज द वैल्यू दैट द फंक्शन कैन अटेन आइडियली, लेकिन वो कभी भी नहीं करता, तो हम उसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो हम उसको मैक्सिमम नहीं कह सकते। एंड सिमिलरली इन्फिमम इज एक्चुअली द ऑपोजिट ऑफ सुप्रीमम, कि आपके पास जो मिनिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन की पहुंच सकती है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड इन्फिमम, और उसको हमने जी सो आई हैव एक्चुअली जी ये तो हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स में जिसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मिल सकती, बट नॉर्मली कंटीन्यूअस सिग्नल जो है वो एक्सपोनेंशियल्स तो नहीं होंगे, वो डिफरेंट फॉर्म के सिग्नल्स हो सकते हैं, तो उसमें तो हमें एग्जैक्ट वैल्यूज मिलेंगे नहीं, मतलब पॉसिबल तो है क्या? आइडिया इज कि एग्जैक्ट वैल्यू ना फिर भी नहीं होती कंटिन्यूअस में ना, आप जो भी फंक्शन प्लॉट करेंगे ना, आई कैन टेल यू कि जो फंक्शन जो है वो इसकी वैल्यू, लेट सपोज कि ये फंक्शन है एंड आई एम टेलिंग यू कि द फंक्शन वैल्यू इज फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। सो यू कैन से कि अच्छा इसका सुप्रीमम 2 हो जाएगा, बट द पॉइंट इज कि वुड द हाईएस्ट पॉइंट बी एग्जैक्टली 2? we are not sure. It can be 2.00000 because of the fact कि ये continuous है ना आपके पास जो हम functions की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखें theoretically जो आप बात कर रहे हैं that is correct, कि आप ये कह रहे हैं कि हाँ जी अगर if you are 100% sure कि वो 2 ही है exactly 2 तक ही जा रही होगी, ठीक है, और 2 से चले ऊपर नहीं जा रही, there is a possibility कि 1.999999 something तक जा रही होगी, ठीक है। On the other hand जब अगर हम in the case of maximum की बात करें तो we are actually saying कि you are kind of saying कि हाँ हमें exactly पता है कि अगर maximum 100 है 1 2 3 से लेकर 100 तक वैल्यू जा रही हो तो वो 100 ही हो रहा होगा, ठीक है। तो the point is कि हमारे पास this is just a concept, and if you are saying कि you are 100% sure कि हाँ वैल्यू जो है let's suppose कि 2 तक ही जा रही है और हमारे पास जो है वो 2 is the maximum value, then in that case we can say कि हाँ जी supremum would be the same as maximum, ठीक है। बट इन जनरल जब हम कंटिन्यूस टाइम फंक्शंस की बात करते हैं then we actually continuous variable के केस में we actually talk about supremum value because we actually assume के कंटिन्यूटी में यू कैन नेवर बी श्योर कि जो वैल्यू है वो मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो एग्जैक्टली कहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन डिस्क्रीट के केस में यू हैव दिस आप कह लें कि फ्रीडम कि आपको जो है वो वैल्यूज मिल जाती है, बट दिस इज एक्चुअली जस्ट द कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसमें डेफिनेशन में सुप्रीमम का वर्ड आता है तो वी नीडेड टू डिस्कस दैट, ठीक है। बट अगर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अगर आप सोल्यूशन देखें तो यू कैन सी कि आपके पास अगर मैं आपसे कहती हूँ कि हाँ जी मुझे इसका भी क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू बताएं, तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कि हाँ जी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है विच इज एक्चुअली द सुप्रीमम, बट द कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट। मैक्सिमम वैल्यू 1 होने का मतलब है कि दैट वैल्यू एक्चुअली इज अचीव, सुप्रीमम का मतलब ये है कि हाँ जी दैट वैल्यू वुड बी अचीव, बट एग्जैक्टली और नॉट we are not sure because of the reason that this is a continuous function. Okay, then we have again certain definitions हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। नॉर्म लीनियर स्पेस की हम बात कर रहे हैं। नॉर्म लीनियर स्पेस इज जस्ट अ डेफिनेशन, इट इज डिफाइन एनी वेक्टर स्पेस जिसमें आपने किसी नॉर्म को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। वी विल सी कि इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आपके पास जो वेक्टर स्पेसेस होती हैं उसमें आप कोई ऐसा कोई भी मतलब हर वेक्टर स्पेस पे जो है वो नॉर्म डिफाइन अगर नहीं हो सकती, ठीक है। सो
बट वट वी आर सेइंग इज कि हम जो डिस्कस कर रहे होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उस केस में जो है वो जिस भी वेक्टर के ऊपर आपने नॉर्म को डिफाइन किया हुआ है तो दैट विल बी कॉल्ड द नॉन लीनियर स्पेस, बिकॉज हम लीनियर वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है, नॉर्मलाइज वेक्टर। कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइज वेक्टर। दिस इज़ अगेन समथिंग जो कि हम काफ़ी दफ़ा यूज़ करेंगे, नॉर्मलाइज करना। तो मैं सिर्फ मैम मैग्नीट्यूड 1 हो जिसका। ओके, वेरी गुड, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास, आप देखें, मैग्नीट्यूड का वर्ड हम यूज़ करते थे बिकॉज इन दैट केस वी जस्ट हैड आप कह रहे हैं कि सबसेट की हमारे पास इंफॉर्मेशन होती थी कि वी यूज टू से कि जो यूक्लिडियन नॉर्म से जो भी लेंथ आ रही है दैट इज़ द मैग्नीट्यूड, ठीक है। यूक्लिडियन डिस्टेंस, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर कि हम उसके लिए वर्ड क्या यूज़ करते थे। यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं या यूक्लिडियन नॉर्म का फॉर्मूला? नॉर्म का वर्ड तो नहीं यूज़ करते, राइट? जो आप पहले करते रहे हैं कंप्यूट, तो उसके लिए उसके साथ क्या हम डिफाइन करते थे एक स्पेसिफिक वर्ड। अब जो खैर एनीवे व्हाट वी एक्चुअली नो नाउ इज़ कि मैग्नीट्यूड के बजाय व्हाट वी आर सेइंग इज़ कि a vector is normalized if its norm is equal to 1। और बेसिकली ये जो वर्ड है ना normalize का, ये निकला भी norm से ही है, which means कि अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर x है और मैं इसको इसके norm से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास another vector आ जाएगा which will be a normalized vector, which means कि आपके पास इसका जो नॉर्म होगा इस वेक्टर का दैट वुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। और इस केस में अगेन ये जो चीज़ है वी विल टॉक मोस्टली अबाउट L2 नॉर्म से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, बट इफ़ वी इट कैन बी L1 नॉर्म ऑल्सो, L इंफिनिटी नॉर्म ऑल्सो, अंडर डिफरेंट नॉर्म्स। आप जब उसके नॉर्म से डिवाइड करते जाएंगे तो वट एवर द वेक्टर यू आर गेटिंग एट द एंड would have unit norm in terms of the same norm। यानी what I am trying to say is कि जब अगर मेरे पास वेक्टर x है, इसको मैंने x के 1 नॉर्म से किया है and then I am getting y, तो y will have unit norm under L1 नॉर्म, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया हुआ है तो इसका मतलब है 2 के इन L2 नॉर्म से डिवाइड किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि y विल हैव 2 norm, 1 unit norm under L2 norm, and similarly so and so forth के what we are just saying again, वही जो concept हमारे पास normalized vector का था, vector का concept similar है, only what we are saying is कि जिस norm से आप divide कर रहे हैं it can be something other than जो हमारे पास standard मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट था। इट कैन बी मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ L1, L2, L इंफिनिटी, L एनीथिंग, एंड देन अगेन जो अगेन नॉर्मलाइज वेक्टर आ रहा है इसका भी यूनिट नॉर्म का कॉन्सेप्ट जो है it will be different. It can be in unit norm under L1, under L2, under L3 and so forth. लेकिन ये कि again we will be talking mostly about L2 norm या Euclidean norm, तो इसलिए we should not be that much concerned about it। जी, यहाँ तक अगेन कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल बी टॉकिंग अबाउट अनदर कॉन्सेप्ट जो कि सिमिलर है, लेकिन ये कि नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और अगेन यू ऑलरेडी नो दैट कॉन्सेप्ट ऑल्सो, बट अगेन मे बी अ सबसेट ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सो लेट मी रीकैप ऑल्सो जस्ट फॉर अ मिनट और टू, जो हमने कल से लेकर आज तक नॉर्म के बारे में बात की है कि व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इज़ कि नॉर्म इज़ अ वे टू कंप्यूट द डिस्टेंस। और अगर आप एक वेक्टर की बात कर रहे हैं तो नॉर्म हमें लेंथ दे रहे हैं, अगर आप 2 वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो नॉर्म हमें डिस्टेंस दे रहे हैं। एंड व्हाट वी हैव कंक्लूडेड इज़ कि देयर आर मोर देन वन वेज ऑफ कंप्यूटिंग द लेंथ और द डिस्टेंस बिटवीन 2 वेक्टर्स, ठीक है। और बेस्ड अपॉन के आपने नॉर्म को कैसे डिफाइन किया हुआ है। देन व्हाट वी हैव सीन टुडे इज कि आपके पास
वो जो वेक्टर्स हैं, दोज वेक्टर्स नीड नॉट बी जस्ट द रियल नंबर वेक्टर्स, दे कैन बी फंक्शंस आल्सो, एंड द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम कि अगर आप फंक्शन की एनर्जी निकालना चाह रहे हैं तो इट मीन्स कि यू आर एक्चुअली फाइंडिंग द strength in the signal, strength in the function, and that is actually simple norm of that function. ठीक है? And if you have two functions and you want to find out कि how much is the difference between the energy of the two functions, तो उसके लिए जो है वो हम वही concept use करेंगे जो कि distance का concept है. Okay, next जो related definition है that we will talk about is inner product. ठीक है? Okay. Now, what is inner product? An inner product is an operation on two vectors that returns a scalar value. Inner product can be used to provide an interpretation of direction of a vector, angle between two vectors, and to define a norm known as induced norm. Okay, let me actually read the properties of inner product and then हम जो है इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे जो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं. ओके, सो डेफिनेशन क्या है इनर प्रोडक्ट की? Let S be a vector space defined over a scalar field R, which means कि we already know, हमने जो है vector space और scalars की जो है वो हम बहुत ज़्यादा बात already कर चुके हैं. The inner product is a function, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट इस तरह से कर रहे होते हैं, दो ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स के दरमियान में हम इसको लिख रहे होते हैं जिस तरह से यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ भी है. ठीक है कि x अगर एक वेक्टर है, y एक अलग दूसरा वेक्टर है, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y वुड बी रिटर्न बाय लाइक दिस. ठीक है, x कॉमा y विद इन दिस ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स एंड सच दैट अब आपके पास क्या होगा, S क्रॉस S क्यों लिखा हुआ है? अगर आपको याद हो कि हमने ये डेफिनेशन शुरू में की थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, इट सिंपली मीन्स कि आपके पास पेयर ऑफ थिंग्स मौजूद हैं. पहला वाला जो है वो पहले वाले सेट से लिया गया है, दूसरा वाला दूसरे वाले सेट से लिया हुआ है. इन दिस केस व्हाट वी आर सेइंग इज कि आपके पास x एंड y बोथ आर टेकन फ्रॉम द सेम वेक्टर स्पेस S and they are mapping. inner product जो है वो दो वेक्टर्स को ले रहा है from the vector space S and it is mapping it to a real number. ठीक है, स्केलर के ऊपर मैप कर रहा है. R means कि जैसे एक नंबर के ऊपर मैप कर रहा है, such that जो ये inner product है it would be satisfying these equations. ठीक है, these conditions, properties, कि आपके पास नो मैटर आप जिस ऑर्डर में इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं इट शुड बी द सेम रिजल्ट. और ओवर बॉर जो है ये मैटर उस वक्त कर रहा होगा जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, लेकिन ये कि फ़िलहाल वी विल बी डीलिंग विद रियल नंबर्स. सो व्हाट वी एक्चुअली नो इज़ कि आपका x का y के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं या y का x के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं, यू शुड बी गेटिंग द सेम रिजल्ट. नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप दोनों में से किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन इट इज़ द सेम एज फर्स्ट टेकिंग, यानी स्केलर से मल्टीप्लाई करके इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं या इनर प्रोडक्ट लाने के बाद आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, द रिजल्ट रिमेन द सेम. एंड सिमिलरली इफ़ यू हैव 3 वेक्टर्स और आप दो वेक्टर्स को ऐड करके उसका थर्ड के साथ इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं या अलग अलग इनर प्रोडक्ट लेने के बाद ऐड कर रहे हैं, यू शुड बी गेटिंग द सेम रिजल्ट्स. ठीक है, एंड देन इनर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ need to be greater than 0 unless and until vector itself is equal to 0. Okay, now and then let's do another definition related to inner product और फिर हम example की तरफ आते हैं. A vector space equipped with an inner product is called an inner product space and sometimes they are also called pre-Hilbert space. Again ये सिर्फ mention करने का मकसद जो है वो ये है कि I have seen in many papers कि Hilbert space, pre-Hilbert space और इस तरह की जो हैं words use हुए हुए होते हैं. So you just need to remember कि ये जो नाम है they are just specifying कि आपके पास जो वेक्टर स्पेस की आप बात कर रहे हैं इट विल हैव सर्टन कंडीशंस, सर्टन प्रॉपर्टीज़ जो कि होंगी. फॉर एग्जांपल अगर आपको ये कहा जाए कि जी
your space is a pre-Hilbert space in which you are doing the dimensionality reduction. So what you should actually understand from here is immediately कि अच्छा pre-Hilbert space का मतलब है कि there will be some kind of inner product that is defined in that space. Remember आपके पास हर vector space में inner products define नहीं होते और हर inner products जो है वो डिफरेंट वेक्टर स्पेस में डिफरेंट टाइप के इनर प्रोडक्ट्स जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं. दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि सेम इनर प्रोडक्ट जो है वो हर वेक्टर स्पेस पे आप डिफाइन कर रहे हो, विच वी विल सी अगेन विद द एग्जांपल इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. लेकिन ये कि अगर आपने किसी भी वेक्टर स्पेस में एक इनर प्रोडक्ट को डिफाइन कर लिया है देन इट मींस के दैट वेक्टर स्पेस इज अ इनर प्रोडक्ट स्पेस और हिल्बर्ट स्पेस, प्री हिल्बर्ट स्पेस. ओके, सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज इनर प्रोडक्ट जिसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता है दैट इज एक्चुअली द डॉट प्रोडक्ट. जी, कौन बताएगा? अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं x एंड लेट्स सपोज कि दिस इज इक्वल टू x1, x2 and x3, and I have another vector y which is y1, y2 and y3. So what will be the dot product of these two vectors? Dot product तो आप लोगों ने किया हुआ ना. जी, anyone? किसी को भी नहीं याद डॉट प्रोडक्ट क्या होता था? x1 dot y1. जी जी बोले. x1 dot y1. ओके जी, x1 y1 and then plus x2 y2. ओके यस, सिंपल. आपके पास जो है वो सैंपल x2 y2 प्लस x3 y3. x3 y3. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग अदर देन जस्ट द प्रोडक्ट, टर्म बाय टर्म प्रोडक्ट ऑफ द सिग्नल जिसकी आप बात कर रहे हैं. ठीक है, ओके. सो एंड देन डॉट प्रोडक्ट इज एक्चुअली ओके. One thing that we will see in the next slide is, this is something actually interesting. Inner product, okay, किधर चला गया? Okay, ठीक है. We have talked about inner product. Let's just go to the different examples of the inner product. ठीक है. अच्छा, अब एक तो सबसे पहला जो सबसे कॉमनली यूज जो इनर प्रोडक्ट हमने जो देख लिया है दैट इज एक्चुअली दिस इनर प्रोडक्ट. ठीक है, कि जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है कि अगर आपके पास जो है वो वेक्टर स्पेस इज़ the whole n dimensional vector space x और y जो है we have actually seen कि आपके पास जो है inner product में क्या होता है कि you have some function which is actually defined on two vectors such that both of them are from the same set and then they are mapping on R. So what we are saying is कि x और y जो है वो उसको हम ले रहे हैं. So the inner product of x of y is actually defined as y transpose of x or x transpose of y, and this is actually simply element by element multiplication and addition of those numbers. ठीक है, and this is actually called the Euclidean inner products or dot product. अच्छा, let's suppose कि मेरे पास x and y are same. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ये हो जाएगा इनर प्रोडक्ट. अब आप लोग मुझे ये बताइए, एंड लेट्स सपोज कि वही मैंने x को लिया हुआ है, x1, x2 एंड x3. अब मुझे ये बताएं, कंप्यूट करें इसको एंड देन टेल मी, डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप ऑफ दिस इनर प्रोडक्ट with L2 norm of x.
ठीक है, आपको अब L2 नॉर्म निकालने का फॉर्मूला भी आता है और इनर प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी हमें पता चल गया, ठीक है। दोनों को कंप्यूट करें एंड देन ट्राई टू कम अप विद द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, ठीक है। और उसके बाद we will we will actually talk about the fact कि ये चीज़ important है तो क्यों है, and why are we concerned कि inner product क्या norm में कोई relationship है कि नहीं है। जी, what will be, चलें let's do it together, what will be x inner product with x। अभी आप लोगों ने मुझे फॉर्मूला बताया है ना x को y के साथ। जी जी बोलें। मैम x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, व्हाट इज दिस। इसी का अगर मैं नॉर्म लेती हूँ, x का नॉर्म क्या आएगा। जी कोई भी बता सकता है, कोई और भी आवाज मुझे सुनने को मिल रही है। अंडर रूट ले लें तो फिर ओके वेरी गुड, ठीक है। मतलब ये कोई चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं ना, और इन केस अगर लेट्स सपोज कि हमें गलत भी होगा तो इट डजेंट मैटर। सो इट मीन्स हमें पता है कि इसका कि अब नॉर्म क्या है कि बेसिकली x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, और बेसिकली मैं बार ना भी लगाऊं, मैग्नीट्यूड ना भी लूँ, तो स्क्वायर का मतलब है कि इट विल बी एंड देन स्क्वायर रूट। सो व्हाट कैन वी सी फ्रॉम हियर कि मेरे पास जो इनर प्रोडक्ट है x का x के साथ, दिस इज एक्चुअली गिविंग मी स्क्वायर ऑफ द नॉर्म, ठीक है। अगर मैं इसको स्क्वायर कर देती हूँ तो इट विल कम आउट टू बी द सेम थिंग है जो कि हमने पीछे देखी, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली an important information which is actually telling us, अच्छा this will not be true for all the cases, for not all the inner products जो है वो ये वाला relationship follow कर रहे होंगे कि वो आपको किसी तरह के norm का square दे रहे हों। but from here what we have seen is कि अगर मेरे पास inner product is a dot product and norm is the L2 norm, for example अगर फर्ज करें कि मैं कह देती हूँ कि आपने L1 norm मुझे देना है, तो अब L1 नॉर्म क्या है। L1 नॉर्म इज सिंपली x1 प्लस x2 प्लस x3। तो अब इस नॉर्म को मैं इस प्रोडक्ट के फॉर्म में, इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिख सकते बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो द रिलेशनशिप इज नॉट सो ऑब्वियस, बट द थिंग इज कि दिस डॉट प्रोडक्ट जो है उससे मेरे पास जो भी रिजल्ट आ रहा है दैट इज द स्क्वायर ऑफ L2 नॉर्म, which means के inner product, this inner product in this case what I will say is के dot product is an inner product that induces L2 norm, ओके विच मीन्स कि अगर आपके पास किसी भी वेक्टर स्पेस में आपको इतना पता है कि डॉट प्रोडक्ट की कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसका मतलब है कि उस वेक्टर स्पेस में आपके पास L2 नॉर्म मौजूद होगा। या इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज के L2 नॉर्म अगर आपने किसी भी चीज़ का मेजर करना है तो आप डॉट प्रोडक्ट के थ्रू सिंपली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि वी कैन डू द सेम थिंग विद द डिस्टेंस ऑल्सो। और इन अदर वर्ड व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं x एंड y, और अगर मैं आपको कहती हूँ कि जी डिफाइन एन अदर वेक्टर z विच इज़ द डिफरेंस ऑफ x एंड y, और z का z के साथ आपने इनर प्रोडक्ट लेना है, तो इसका क्या मतलब है कि मैं आपको कह रही हूँ कि x माइनस वाई का x माइनस वाई के साथ इनर प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। और जब आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो यू विल सी के दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y अंडर L2 नॉर्म, ओके।
Okay, so this is actually an important information which is just telling us कि आपके पास certain inner products induces the norm in the vector space, और इसको हम आगे जो है यूज़ करेंगे, लेकिन for the time being let's go back to inner product और कुछ examples हम देखने की कोशिश करते हैं। ये जो चीज़ है ये मैंने आगे वाली define कर दी है कि basically your inner product is square, your norm is actually square of the inner product in certain cases, and in that case we say कि हम induce हमारे पास induce norm है, which means कि हम norm को compute कर सकते हैं by using the inner product. But let me just go back and then do the examples. अच्छा, एक example तो हमने करके देख लिया dot product की. Another inner product that we define on the functions is, हम जो अगर हमारे पास कंटिन्यूस टाइम फंक्शंस होते हैं ऑन सर्टेन इंटरवल्स, तो उनका जो हम डॉट प्रोडक्ट नॉट डॉट प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, दैट इज डिफाइंड एज द इंटीग्रल ऑफ दोज टू फंक्शंस, ठीक है। और अगर हमारे पास एक फंक्शन जो है वो अगर हमारे पास कंटिन्यू कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, तो इस केस में जो है वो हम वन ऑफ द फंक्शंस जो है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं, और अगर रियल हैं तो उस केस में वी जस्ट मल्टीप्लाई द फंक्शन विद ईच अदर एंड देन टेक देयर इंटीग्रल। तो ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन एनी टू functions which is defined on the space of continuous time functions, ठीक है। और continuous time function का जो space है, यहाँ पे अगर 0 to 1 मैंने लिया है, if it is any other interval from A to B तो उसके ऊपर define होगा, ठीक है। Let's just do 1-2 examples, उसके बाद हम रोक देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये बल्कि मैंने आगे mention भी किया हुआ है कि so for any function that is bounded between A and B, the dot product is defined as this thing. इसी तरह से अगर हमारे पास set of m by n वेक्टर्स हैं, सॉरी मेट्रिसेस हैं, जिससे हमारा वेक्टर स्पेस डिफाइन हुआ है, तो इस केस में जो इनर प्रोडक्ट है दैट इज डिफाइंड एज ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ y ट्रांसपोज x। ट्रेस का क्या मतलब होता है कि y ट्रांसपोज x का तो मतलब आपको पता है कि आपके पास अगर एक मैट्रिक्स x है और दूसरा मैट्रिक्स y है, तो आप y मैट्रिक्स को ट्रांसपोज लेंगे, उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन जो भी हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा होगा इसके डायगोनल एलिमेंट्स को अगर आप सम कर देते हैं तो दैट इज एक्चुअली ट्रेस। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि इन द केस ऑफ मैट्रिसेस अगर आपने इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करना है तो दैट दे विल बी डिफाइन, इट विल बी डिफाइंड लाइक दिस, ठीक है। ओके, ये वाला जो है, आप ऐसे कितने लोगों को गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स के बारे में पता है? Does anyone know what is Gaussian random variable? आप लोगों ने स्टैट्स पढ़ी हुई है? नो मैम। अच्छा, कहीं अंडरग्रेड में कहीं नहीं पढ़ी हुई? नो मैम, नहीं पढ़ी। ओके, चले फिर इसको रोक जी। प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी मैम, आई थिंक तो प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी। अच्छा चले, प्रोबेबिलिटी में आपने गॉसियन को पढ़ा हुआ है, सॉरी मैंने गलत वर्ड यूज किया, आई शुड हैव एक्चुअली आस्क यू। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स इज डिफरेंट जी। प्रोबेबिलिटी जो है उसमें आपने गॉसियन पढ़ा हुआ है। व्हाट इज द गॉसियन वेरिएबल और व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गॉसियन रैंडम वेरिएबल? कुछ याद है? ओके, एनीवे चलिए इसको जी। मैम इतना याद है, मैं पार्शियल डेरिवेटिव लेके सबको प्लस करते थे, आई थिंक ऐसा कुछ था, एग्जैक्टली याद नहीं। अच्छा चलो ठीक है, बेसिकली हम एट द एंड ऑफ दिस कोर्स प्रोबेबिलिटी को भी पढ़ेंगे, सो देन यू विल नो कि गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स जो है वो क्या होते हैं। तो फिलहाल लेट्स जस्ट लीव दिस इज एग्जाम्पल। ये वाली एग्जाम्पल असल में ये कोर्स जो था, मतलब पहले ऐसा होता था कि ये कोर्स और प्रोबेबिलिटी एंड स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस जो था वो पैरेलल में होता था, तो उस वक्त जो है वो काफ़ी एग्जाम्पल में इस तरह की इसमें इंक्लूड कर लिया करती थी, एंड देन आई हैव ट्राइड टू
टेक ऑल द एग्जांपल्स आउट, लेकिन कुछ जगहों पे जो वो फिर भी ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ये कि उस केस में जो है स्टूडेंट्स को अभी तक आइडिया हो चुका होता था कि व्हाट आर दीज रैंडम वेरिएबल्स, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में बात कर लेते थे, बट इट्स ओके, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ के नाउ वी हैव सीन के आपके पास इनर प्रोडक्ट जो है उसको हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है। नॉर्म्स हमने कर दिया, इनर प्रोडक्ट हमने कर दिया, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव सीन इज़ कि इनर प्रोडक्ट जो हैं वो नॉर्म्स को इंड्यूस कर सकते हैं, या इनर प्रोडक्ट्स के थ्रू आप नॉर्म को कंप्यूट कर सकते हैं। बट वी हैव सीन कि नॉट एवरी इनर प्रोडक्ट, या ये कि इनर प्रोडक्ट डू नॉट give you all the norms. For example, we have seen कि L2 norm is induced by डॉट प्रोडक्ट बट नॉट द अदर नॉर्म्स, ठीक है। सो इसलिए जो है वी विल जस्ट कीप ऑन एन आई ऑन दिस फैक्ट कि आपके पास जो है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे और L2 नॉर्म की बात करेंगे, सो वी डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट द अदर नॉर्म्स जो कि इंड्यूस हो सकते हैं। लेकिन अगेन मैं बार बार जो ये चीज़ रिपीट करती हूँ, उसका पर्पज़ ये है कि अगर आप कहीं पे पढ़ते हैं कि ये वाला इनर प्रोडक्ट जो है वो ये नॉर्म इंड्यूस कर रहा है, तो यू शुड जस्ट नो कि बेसिकली आपके पास इनर प्रोडक्ट के थ्रू जो है वो नॉर्म कंप्यूट हो सकता है। ओके, लेट्स स्टॉप हियर, मुझे पता है आपकी अगली क्लास भी शुरू होने वाली है। सो वी विल नेक्स्ट टाइम वी विल मीट इन IST इंशाल्लाह ताला ऑन ट्यूसडे, ठीक है, 7:30। सो होपफुली आगे चीज़ें स्मूथली जाएं एंड हमें फिर दोबारा ऑनलाइन ना जाना पड़े। चलें, ओके जी, थैंक